10 नवंबर 2025 दिल्ली में एक कार बम धमाका हुआ। तो चलिए इस केस स्टडी में हम गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हमला हुआ कैसे, इसके पीछे कौन था और हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं। ये बयान एक चश्मदीद का है और ये हमें उस दिन की खौफनाक हकीकत से सीधे रूबरू कराता है। 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिनकी जान उस शाम चली गई। और यकीन मानिए ये तो बस एक शुरुआत थी। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? चलिए हमले के उन शुरुआती पलों में वापस चलते हैं और देखते हैं। शाम के लगभग 6:52 का वक्त था। दिल्ली की शाम मतलब पीक रश आवर। लोग अपने अपने काम से घर लौट रहे थे और तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक सफेद Hyundai i20 कार में एक जबरदस्त धमाका हुआ। देखिए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। हमलावरों ने बहुत सोच समझकर एक भीड़-भाड़ वाला इलाका चुना और वो भी शाम का सबसे बिजी टाइम। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना और पूरे शहर में दहशत फैलाना। अथॉरिटीज ने भी फौरन इसे एक संदिग्ध आतंकी घटना मान लिया। धमाके के तुरंत बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ने काम शुरू कर दिया और फिर एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश होना शुरू हुआ जिसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली से सुराग से हुई थी। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दिल्ली पुलिस के सामने बस एक ही सवाल था, इस धमाके के पीछे आखिर था कौन? सबसे पहला सुराग तो जाहिर है वो कार ही थी, एक सफेद Hyundai i20। लेकिन ये तो एक बंद गली जैसा लग रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उस कार को इतनी बार बेचा जा चुका था कि उसके असली मालिक तक पहुंचना एक बुरे सपने जैसा था। तो फिर जांचकर्ताओं ने CCTV फुटेज का रुख किया। घंटों नहीं बल्कि सैकड़ों घंटों की फुटेज को खंगालने के बाद उन्होंने उस कार के मूवमेंट को ट्रेस कर लिया और फुटेज से ये साफ हो गया कि संदिग्धों ने हमले से पहले कई घंटों तक शहर की रेकी की थी। और फिर आई वो बड़ी कामयाबी जिसने सबको चौंका दिया। ये कोई आम आतंकी गुट नहीं था, ये एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। मतलब इसके सदस्य डॉक्टर और दूसरे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स थे, ऐसे लोग जिन पर कोई शक भी नहीं कर सकता। इसी मॉड्यूल के खुलासे से एक और भी डराने वाली सच्चाई सामने आई। फरीदाबाद में 2900 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सारा विस्फोटक भी फट जाता तो क्या होता? तो सवाल उठता है कि इन लोगों का मकसद क्या था और इनकी असली प्लानिंग क्या थी। बम में जो मेन चीज इस्तेमाल हुई थी वो था अमोनियम नाइट्रेट। अब ये एक आम इंडस्ट्रियल केमिकल है जो खेती-बाड़ी में काम आता है, लेकिन गलत हाथों में पड़ जाए तो ये एक बहुत ही ताकतवर विस्फोटक बन जाता है। और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल अक्सर IEDs यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने में होता है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि लाल किले वाला धमाका तो बस एक शुरुआत थी। असली प्लान तो कई जगहों पर एक साथ धमाके करके पूरे शहर को ठप कर देने का था। तो फिर चूक कहाँ हुई? ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जांच का शिकंजा कसता गया, कोई एक संदिग्ध घबरा गया और उसने वक्त से पहले ही बम फोड़ दिया। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ। इस हमले ने भारत के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हिला दिया। दिल्ली और आसपास के राज्यों में हाई अलर्ट जारी हो गया। सरकार ने आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को फिर से दोहराया, लेकिन इसने कुछ बहुत मुश्किल सवाल भी खड़े कर दिए। हमारी इंटेलिजेंस में क्या कोई कमी रह गई थी? हम गाड़ियों को और बेहतर तरीके से कैसे ट्रैक कर सकते हैं? और सबसे जरूरी, हम पढ़े लिखे लोगों के बीच जो ये कट्टरता बढ़ रही है, उससे कैसे निपटेंगे? तो इस भयानक घटना से हम क्या सबक सीख सकते हैं ताकि आने वाले वक्त को और ज्यादा महफूज बनाया जा सके? देखिए, इस पूरे मामले से 5 बड़े सबक निकल कर आते हैं। पहला, गाड़ियां अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, उन्हें हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, हमें खतरों को पहले से भांपने के लिए एक मजबूत लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस की जरूरत है। तीसरा, अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स के इस्तेमाल पर और भी ज्यादा सख्ती की जरूरत है। चौथा, हमले के बाद हर एक सेकंड कीमती होता है, जितनी तेजी से एक्शन लिया जाए उतनी जानें बचती हैं। और आखिर में 5वां और शायद सबसे चौंकाने वाला सबक, खतरा अब सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने पढ़े लिखे समाज के अंदर से भी आ सकता है। चुनौती यही है, जब आतंकवादी हमारे बाजारों और मेट्रो स्टेशनों जैसी रोजमर्रा की जगहों को अपना निशाना बनाते हैं, तो उन्हें रोकना, पता लगाना और उन पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उम्मीद अब भी है।
सतर्कता, बेहतर इंटेलिजेंस और एक समाज के तौर पर एकजुट रहकर हम इन खतरों को कम कर सकते हैं और पूरी ताकत से जवाब दे सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम एक खुले समाज के तौर पर अपनी आज़ादी को बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा को और मजबूत कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हम सबको मिलकर खोजना होगा।